मोदी बोले कांग्रेस मेरी कब्र क्यों खोदना चाहती है। आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। वो मनोज वाजपेयी का डायलॉग है ना कि करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। प्रधानमंत्री का भाषण इस डायलॉग पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है भाई साहब। आज राज्यसभा में तो चर्चा हुई है, लेकिन लोकसभा में तो चर्चा कर पाना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा है। पिछले 4 दिन में लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 107 मिनट चली है, जबकि चलनी कितनी चाहिए थी? 1440 मिनट। अब आप सोच लीजिए कि आपके और हमारे पैसे से चलने वाली संसद का कितना समय और पैसा बर्बाद किया जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या हुआ है और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, पहले बात प्रधानमंत्री के भाषण की करेंगे। बुधवार शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना था, लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देने आए ही नहीं। क्यों नहीं आए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री आए भी और छाए भी। ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री राज्यसभा में पहुंचते हैं और 87 मिनट का भाषण देते हैं। इस 87 मिनट में प्रधानमंत्री ने 5 जरूरी बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले आप वो देख लीजिए। पहला तो उन्हें लोकसभा में भाषण देने से रोकना। दूसरा था ये बताना कि वो अभी भी कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहे हैं और बीजेपी का नेता अमेरिका से डील कर रहा है, ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा था टीएमसी, आम आदमी पार्टी और असम के बारे में बात करना। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। चौथा मुद्दा था बदलते बस्तर की तारीफ करना और 5वां था कांग्रेस पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाना। इस 87 मिनट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी। लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था। ये उन पर कैसे भरोसा कर सके भाई? नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। इसी सदन के एक माननीय सांसद युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। कई लोग दूसरे दलों में गए, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे?
इसके बाद प्रधानमंत्री ने टीएमसी, आम आदमी पार्टी और असम का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं। अब असम और पश्चिम बंगाल का क्यों जिक्र किया? क्योंकि वहां इसी साल चुनाव है। प्रधानमंत्री का यह बयान भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब पर प्रेशर पैदा किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई है, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा, सदन का माहौल गरमाता गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कब्र खोदने को लेकर, सुनिए। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है, और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। संधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया, क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खोद। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बदलते बस्तर का भी जिक्र किया है, जहां बंदूक की गोली की जगह हंसते खेलते चेहरे हैं। ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था, आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव गांव पहुंच रही है। ये तो हुई राज्यसभा की बात, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ था वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल हुआ क्या कि प्रधानमंत्री को राज्यसभा से पहले लोकसभा में भाषण देना था। बुधवार शाम 5 बजे सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से रोका था। स्पीकर ने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की चेयर के सामने विपक्ष की महिला सांसद पोस्टर लेकर खड़ी थी और पीएम के साथ कोई अप्रत्याशित घटना भी हो सकती थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्पीकर का ये कहना कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए मैंने ही उन्हें भाषण देने से रोका। ये वाकई में बहुत बड़ा बयान है। सुनिए स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा क्यों कहा। कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। 2004 के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव न दिया हो।
इससे पहले 10 जून 2024 को विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था और जब अब 22 साल बाद ऐसा हुआ तब विपक्ष में बीजेपी थी और अब कांग्रेस है। बात सिर्फ लोकसभा की नहीं है, मामला अब राज्यसभा भी पहुंच गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दे रही है और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में भी कहा है, जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया है और कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक अबोध बालक की बंधक बनकर रह गई है। राज्यसभा में क्या हुआ ये भी दिखा देता हूं, देखिए। Loksaಭಾ leader LOP is not allowed to speak, and he wanted to speak about the countries. The leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 4 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा, क्यों कि LOP को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है जिसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। देखा आपने किस तरह शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है। कोई किसी को अबोध बालक कह रहा है तो कोई किसी को हिंसा करने वाला कह रहा है और पिछले 4 दिन से यही हो रहा है। सोमवार को राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के बीच बहस हुई। मंगलवार को सभापति की तरफ कागज उछाले गए। बुधवार को महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंच गई और गुरुवार को तो लोकसभा चल ही नहीं पाई। अब संसद का समय बर्बाद करने के पीछे कौन जिम्मेदार है? नेता किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए रिपोर्ट। कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने की? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया। नड्डा साहब आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुन सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक। पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा, इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने MP हैं, उनको वहाँ पे चिढ़वा के सस्पेंड करा दिया और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। देख रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं आप, देश के सर्वोच्च सदन में सब हो रहा है। यहीं बैठ के हमारे आपके लिए कानून बनता है, समझ गए आप। चलिए दिल्ली लिए चलता हूं, अमृत तिवारी का रुख कर लेता हूं। अमृत जी, संसद चल नहीं पा रही है और जिसकी वजह से चल नहीं पा रही है उसको अबोध बालक कहा जा रहा है। बालक इतना भी अबोध नहीं है।
ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपने टर्फ पे बुला करके विपक्ष की जिस तरह से एक तरह से कहा जाए अपने तर्कों से अपने भाषणों से धुलाई की है, उससे विपक्ष को तो सीखना ही होगा। आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल ये जो पॉलिटिक्स होता है वो एक टैक्टिकल अप्रोच वाला डोमेन है और राहुल गांधी इसको इमोशनल होकर रिएक्शनरी तौर पे ले रहे हैं। उनकी टीम को थोड़ा सोचना होगा। अभी जब यह प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ है, संबोधन खत्म हुआ है, तो विपक्ष की तरफ से जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आती है कि उनका भाषण जो है सदन में चुनावी तौर पे वो दे रहे थे और वहां पे ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक तौर पे लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो ये संसद और बाकी चीजें है ही, दरअसल वो चुनावी बातें ही तो करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको सबसे बड़ी दिक्कत है कम्युनिकेशन की। नो डाउट आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो माध्यम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसे छोड़ क्यों रहे हैं? विगत 2 सालों में, अगर 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद से हम लोग बात कर रहे हैं अगर ठोस रूप में, ज्ञानेंद्र जी आपसे ही कई बार हम लोग ये सदन खत्म होता है और मुखातिब हुए हैं। आप बताइए कब नहीं विपक्ष ने रोड़ा डाला है, कब नहीं ये सदन जो है रुका है, कार्रवाई ठप हुई है? क्या सत्ता पक्ष को इससे नुकसान हुआ है? क्या उन्होंने कोई चुनाव दर चुनाव, तो रिजल्ट आपके सामने ही है चुनावी राजनीति की। दूसरा, क्या कोई बिल या कोई चीज सदन में अटकी है, वो भी पास हुई है, वो भी पारित हुई है? दिक्कत इस बात की है कि जब आदमी आपको सुनना चाहता है तो आप सुनाते क्यों नहीं है? आपने रिएक्शनरी होकर के तेजस्वी सूर्या बोलते हैं और उस पर आकर के जब ये अपनी बात रखते हैं, जब आपको अटकाया जा रहा है, जब आप जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग आपको अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी जाल में फंस जा रहे हैं और फिर आप रिएक्शन दे रहे हैं, इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं। ये राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो रही है और उनके साथ साथ जो लोग हैं उनके लिए भी घातक हो रही है। और दूसरी बात, 43% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। उन लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है जो लोग इन दलों ये को बात आपने वोट जो देते कही हैं। है, ये बात जो आपने कही है, ये बात निश्चित तौर पर बड़ी है कि एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए होगा ना। गद्दार वद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे केंद्रीय मंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री ने संसद में जिक्र कर दिया कि ये बयान न केवल उनके मंत्री साथी के लिए था बल्कि ये सिख कौम का अपमान है। कितना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म दे देते हैं वो और कितने बड़े बड़े मौके दे देते हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष को, यानी सत्ताधारी दल को। चलिए अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।